नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रदेश में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया और बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी अपने फैसले से उस वक्त सबको चौंका दिया जब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम पर चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में मोहर लगी। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। जहां लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी रणनीति बना रही है, तो हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पार्टी का फोकस है। वहीं प्रदेश में अनिल विज की नाराजगी भी सामने आई। बीजेपी के इस उलटफेर पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। भूपेंद्र हुड्डा ने जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बेमेल और स्वार्थ का गठबंधन करार दिया, वहीं यह भी कह दिया कि खट्टर का जाना मतलब बीजेपी चुनाव में हार मान चुकी है। हरियाणा में सियासी तपिश के बीच सवाल कई हैं कि नायब सैनी को बड़ी जिम्मेदारी देने के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरण कितने बदलेंगे, क्या असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि नायब सैनी ओबीसी समाज से आते हैं, जाटलैंड पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। ऐसे में चुनाव में जाट बनाम गैर जाट का फैक्टर कितना प्रभावी रहेगा, बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा, ये तमाम सवाल है। तो हरियाणा में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिला है। इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद प्रदेश की जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा तय होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी पहले केंद्र कर रहा है, बीजेपी कर रही है, और प्रदेश में भी पार्टी को मजबूत करने की जुगत लगातार बनी हुई है। और इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया। विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बतौर पेश किया गया और उन्होंने शपथ भी ली है। अब सवाल यह है कि इस परिवर्तन के बाद कितना बड़ा परिवर्तन राजनीति में देखने को मिलेगा, कितना फायदा इस कदम का पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा, ये तमाम सवाल हैं। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। लेकिन उससे पहले तारीफ कर दूं, हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर हैं डॉक्टर महेश कुमार, देवेंद्र कथुरिया हैं एसोसिएट एडिटर हैं पानीपत से, वरिष्ठ पत्रकार है वीरेंद्र सोनी जी। आप सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। सियासत के कुछ धुरंधर बताते हैं कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, कई हस्तियां उनसे मिलने आती थीं, लेकिन इंदिरा जी जब किसी को बाहर गेट तक छोड़ने जाती थी तो अंदर बैठने वाले लोग मानते थे कि ये तो काम से गया। प्रदेश में मजाक चल रहा है कि कल पीएम ने गुरुग्राम में अपने सीएम मनोहर लाल की जमकर तारीफ की और अगले ही दिन जेजेपी को गठबंधन से बाहर करके सीएम को ही बदल दिया। खैर, मंगलवार को सुबह ही पार्टी ने इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे कर दिया कि सब कुछ उथल पुथल हो गया। सीएम और मंत्रियों ने इस्तीफे देकर अपनी सरकारी गाड़ियां लौटा दी। मंगलवार शाम को ही नए सीएम बने नायब सिंह सैनी ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुझे लगता है मनोहर लाल जी ने जिस तरह स्टेट को आज पूरे हिंदुस्तान के अग्रणी स्टेटों में बना दिया और मोदी जी ने जिस तरह देश को पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ देश बनाने की ओर है, और मैं समझता हूं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। दरअसल प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी और जाटों से घबराई बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दिया। अब दोनों चुनाव लोकसभा और विधानसभा ओबीसी चेहरा सामने रखकर लड़े जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में बीसी चेहरा डॉक्टर मोहन लाल यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सामने रखा और अब हरियाणा में ओबीसी चेहरे के रूप में नायब सिंह सैनी को सामने खड़ा कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव की टिकटों में भी प्रदेश में ओबीसी को तवज्जो मिलेगी। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। तो बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना असर देखने को मिलेगा, ये तमाम सवाल हैं। और आगामी राजनीतिक तौर पर रणनीति जो केंद्र की तरफ से बनाई गई है वो कितनी प्रभावी रहेगी, ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम तलाशेंगे। हरियाणा में बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन किया है देवेंद्र, नायब सैनी को सीएम बनाना कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। देखिए सौरभ, शायद हाईकमान को मौजूदा परिस्थितियों में इस तरह के समीकरण की दरकार थी, क्योंकि हाईकमान ने सोच समझकर फैसला किया है। दूसरी बात ये कहता हूं कि 24 घंटे नहीं
ठीक है देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। महेश, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे माना जाए? नेतृत्व परिवर्तन के साथ साथ नायब सैनी को कमान दी है। देखिए, बिल्कुल बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप इसे मान सकते हैं, और ये मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इसको ओरिजिनेट किया था। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ओबीसी की आवाज वो उठा रहे हैं, और अगले जब चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातियां बदल दी थी। वो ये कह रहे थे कि उनके लिए जाति जो है वो गरीब है, उनके लिए जाति जो है वो महिला है, उनके लिए जाति जो है वो किसान है। तो यहां पर किसान और गरीब और महिला ये नई जातियां सामने आ चुकी थी, जबकि पिछला जो लोकसभा चुनाव था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी बनकर उन्होंने कहा था कि मेरे साथ इतना जुल्म और ज्यादती इसलिए हो रही है क्योंकि मैं ओबीसी जाति से संबंध रखता हूं। अब यहां पर राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से ओबीसी की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि ओबीसी की सिर्फ बात करने से उनका वोट हासिल नहीं हो सकता। और हरियाणा प्रदेश में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र किया जा रहा था और बतौर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो स्वीकार्यता है उस पर रह रहकर सवाल सामने आ रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी अगर ज्यादा हो चुकी है तो उसका जो गुस्सा है, जो उफान है, वो किस तरीके से खत्म किया जाए। पहली कोशिश ये है कि दुष्यंत चौटाला को अलग कर दिया जाए। हरियाणा प्रदेश में अगर सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा था तो गठबंधन इसकी वजह थी, और इसी वजह से भ्रष्टाचार को खात्मे की कोशिश अब बीजेपी कर रही है। तो सबसे पहले तो दुष्यंत को चलता करें, और उसके बाद जो दूसरी कोशिश करनी थी वो बतौर मुख्यमंत्री जो एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा इकट्ठी हो चुकी थी, उस गुस्से को, उस उबार को कम करने की, उस उफान को कम करने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश की गई है। और यहां पर एक बड़ा दाव खेल लिया गया है नायब सिंह सैनी के रूप में। ओबीसी जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी का यहां पर संदेश देने की कोशिश की गई है, और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए, ये मैसेज सिर्फ हरियाणा प्रदेश के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जातियों को देना चाहते हैं कि ओबीसी को अगर ताकत कहीं से दी जा रही है तो मोदी की तरफ से दी जा रही है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के एक कैंपेन के रूप में आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल वीरेन जी, 2024 का लोकसभा चुनावी कैंपेन और एक बड़ी रणनीति के तहत नायब सिंह सैनी को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। आगामी चुनाव पर कितना असर देखते हैं? देखिए, हम कल ही चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल जी की प्रशंसा की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो छवि मोदी जी की है हरियाणा में, मनोहर लाल जी की वो छवि क्यों नहीं बन रही, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है। तो आज जिस तरह उनको बदला गया, देखिए उसकी पटकथा तो तभी लिखी गई थी जब मनोहर लाल जी को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के वहां उत्तराधिकारी के चयन के लिए वहां पर पर्यवेक्षक बना के भेजा गया था। तो तभी से अनुमान लगाया जाने लगा था कि अब राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका तय होने जा रही है। तो आज जिस तरह से बदलाव ये हुआ है, देखिए ये तो अब समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो मास्टर स्ट्रोक है इसका कितना फायदा होगा। ओबीसी का चेहरा है, ओबीसी चेहरे के अंदर अभी 4 माह पहले ही जो है इनको नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ओम प्रकाश धनखड़ के स्थान पर। अगर अब दोबारा संगठन से उनको सत्ता में लाया गया है, हालांकि ये ओबीसी चेहरे के रूप में जो है कृष्ण पाल गुर्जर भी विकल्प हो सकते थे, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजनीति में काफी समय से सक्रिय हैं, लेकिन कृष्ण पाल गुर्जर के स्थान पर जो नायब सैनी को जो है मुख्यमंत्री का ताज देना, ये निश्चित ही एक आश्चर्यजनक भी है और भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक भी है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन एक बात फिर सिद्ध हुई है, जो लोग कल जो मंच पर थे आज वो दरी पर है। कल दुष्यंत चौटाला भी और मनोहर लाल जी मोदी जी के साथ मंच पर थे, आज मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला दोनों जो है आज नीचे हैं, मंच से नीचे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई भी भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके साथ ये भी है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा जुआ भी कह सकते हैं कि इसमें इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। देखिए आज जो मंत्री बनाए हैं, मंत्री भी वही जो बनाए हैं, 5 बनाए पुराने ही हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बारे में ना तो भारतीय जनता पार्टी से कोई आधिकारिक बयान आया, ना जननायक जनता पार्टी की ओर से, ना ही जननायक जनता पार्टी ने राज्यपाल को कोई पत्र दिया है कि समर्थन वापसी का। और भारतीय जनता पार्टी ने भी जननायक जनता पार्टी के कोटे से जो कि बागी हैं उनमें से किसी भी को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। और इस तरह से ये लगता है कि दोनों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ है, संबंध विच्छेद का भी मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ है। ये हुआ है कि हम इसको स्वादपूर्ण ढंग से करेंगे, क्योंकि आज दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट भी किया है, पत्र भी लिखा, राज्य की जनता के नाम उनका आभार व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह मुझे सहयोग दिया और जिस तरह मुझे वहां ऊर्जा मिली और
और स्नेह मिला उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण संबंध है। बिल्कुल। देवेंद्र, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना, हरियाणा में एंटी जाट वोटों को एकजुट करना, रणनीति क्लियर है। पंजाबी और पिछड़े वर्ग को मिलाकर बीजेपी एक बार फिर से जीत का सेहरा पहनना चाहती है और उसकी रणनीति भी स्पष्ट होती नजर आ रही है। देखिए सौरभ, बीजेपी हाईकमान की बात करें तो एक तो कहा जाता है कि हालात के हिसाब से हमेशा फैसले लिए जाने चाहिए, लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह कि बीजेपी हाईकमान फैसले लेने में जितनी जल्दी करते हैं, आप देखिए, मैं कहूंगा 24 घंटे नहीं गुजरे, कल रात को जैसे मुख्यमंत्री ने, दिन का प्रोग्राम था प्रधानमंत्री के साथ गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे, कल रात को मुख्यमंत्री ने अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सुबह सभी विधायकों को कहा गया कि चंडीगढ़ हर हालत में पहुंचे। 11 बजे फिर इमरजेंसी मीटिंग, दोपहर तक मुख्यमंत्री का और मंत्रियों के इस्तीफे, फटाफट घटनाक्रम, मतलब 24 घंटे नहीं हुए, चंद ही घंटों में उथल पुथल मच गई। ये बीजेपी जैसी पार्टी ही कर सकती है। और दूसरी बात, जैसे जजपा को अलग किया गया, आप देखिए जजपा को लेकर चौधरी बीरेंद्र सिंह कई महीनों से, चाहे वो डॉक्टर अजय चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन हालात ऐसे बने, ऐसे फैसले हुए कि दोनों ही बाहर हो गए बीजेपी से। चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनका बेटा कांग्रेस में, चौधरी बीरेंद्र सिंह जाने की तैयारी, लेकिन सांसद ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस ज्वाइन करके 1 घंटे के अंदर बीजेपी को छोड़ने के। अब चौधरी बीरेंद्र सिंह भी जींद में बड़ी रैली करके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए जजपा के बारे में, जजपा पिछले रविवार को, जो अभी रविवार गया परसों, उससे पहले रविवार को सीएम सिटी के पास घरोंडा में राष्ट्रीय स्तर की और प्रदेश स्तर की मीटिंग की, 1 हफ्ते का टाइम बताया गया कि कमेटी हमने 5 सदस्यीय बना दी है, बीजेपी से बात करके उनके फैसले के बारे में जानकारी लेगी। आज हफ्ता तो नहीं, 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन बाद क्या हुआ, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जैसे ही बीजेपी छोड़ी, उनके बेटे ने, चौधरी बीरेंद्र सिंह के, उसके तुरंत बाद देखिए अगले ही दिन ये घटनाक्रम हुआ कि जजपा से बीजेपी ने पीछा छुड़ा लिया। पीछा ही नहीं छुड़ाया, ना तो कोई सीट दी, 2 या 1 सीट जो बात चल रही थी, और जजपा को अलग कर दिया। यही नहीं, जेजेपी पार्टी ही मेरे को लगता है बिखर गई है, जैसे आधे विधायक आज एक बड़ी चुनौती जेजेपी के सामने बनती नजर आ रही है प्रदेश में। सारा घटनाक्रम इतना तेजी से हुआ है कि मतलब लोग हैरान हैं, और अब प्रदेश अध्यक्ष शायद बदला जाएगा, उसको लेकर भी जल्दी फैसला होने की उम्मीद है। बिल्कुल। महेश, जेजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, गठबंधन टूटा, उसके बाद पार्टी के कुछ नेता जो थे वो शपथ ग्रहण में पहुंचे, ऐसी जानकारी मिली। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जेजेपी के नेताओं को अपनी पार्टी से ज्यादा भरोसा है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, इसकी पटकथा कहां से लिखी गई वो समझे जाने की जरूरत है। दरअसल दुष्यंत ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। दरअसल वो आयरलैंड थी, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर ही एक नई पैकिंग के साथ, नए झंडे के साथ दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। ये वोटर कौन था? ये वोटर था जाट डीएनए का वोटर, जो कि जाट मुख्यमंत्री खुद के लिए चाहता था। जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज थे, कांग्रेस पार्टी से नाराज थे, या किसी दूसरे कारणों की वजह से उन्हें लगा कि जाट नेतृत्व जो है जननायक जनता पार्टी की तरफ से मिल सकता है, तो ऐसे में जो जाट वोटर्स का मूड था वो काफी सारी सीटों पर, जाट बहुल इलाकों में यहां पर जननायक जनता पार्टी के समर्थन में नजर आया। लेकिन बाद में दुष्यंत चौटाला ने फैसला ये लिया कि वो मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनवाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। अब संकट कहां पैदा होता है, जब किसान आंदोलन हुआ, जाट वोटर, जाट डीएनए के वोटर ने दुष्यंत चौटाला से ये उम्मीद की कि वो किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा दे, और अगर सरकार हरियाणा प्रदेश की गिरे या ना गिरे, अपने तमाम विधायकों के साथ वो सरकार के समर्थन से पीछे हटे। ये उम्मीद यहां पर दुष्यंत चौटाला और उनके तमाम विधायकों से जाट डीएनए के वोटर्स को थी, जो कि निराशा में तब्दील हो गई। यहां पर दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला की तरफ से बयान यह दिया गया कि केंद्र के कानून कभी वापस नहीं हुआ करते, कानून कभी खत्म नहीं होते, कानून कभी वापस नहीं लिए जाते। और आखिरकार 13 महीनों के किसान आंदोलन के बाद वक्त वो भी आया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से माफी मांगनी पड़ी, इन 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा, और एमएसपी को कानून के रूप में मान्यता देने की गारंटी जो है वो मोदी स्क्रीन पर दे रहे थे, तमाम देश भर के टीवी चैनलों पर ये दे रहे थे, और इसी के लिए
लेकर किसान आंदोलन का जो वर्तमान स्वरूप है इस वक्त वो मांग के रूप में सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब दुष्यंत चौटाला जो कि जाट डीएनए के वोटर्स के वोट बैंक पर खड़े थे वो अब कोलैप्स होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाट वोटर खासा नाराज है और यही वजह है कि यहां पर दुष्यंत चौटाला को अलग कर पार्टी जो है गैर जाट एक तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। दुष्यंत चौटाला को अलग कर भ्रष्टाचार को खत्म करने का मैसेज यहां पर देने की कोशिश बीजेपी की पहली कोशिश। बिल्कुल कई मैसेज महेश यहां पर बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश की गई है। जननायक जनता पार्टी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति है। जाट वोटर्स उन्हें वोट देगा नहीं और गैर जाट वोटर पहले से नाराज उनसे था। बिल्कुल तमाम नफे नुकसान को देखते हुए पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और गठबंधन को तोड़कर कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की है। वीरेन जी, जब ऐलान हुआ नाम का, नायब सैनिक विधायक दल के नेता चुने गए तो अनिल विज की नाराजगी भी देखने को मिली। बैठक छोड़कर वो बाहर आ गए और उनकी महत्वाकांक्षा क्या सीएम पद को लेकर थी? नायब सिंह सैनी को बतौर सीएम के नाम से वो संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद वो नाराज हुए। क्या लग रहा है? को छोड़ दीजिए, आप इस संगठन में वरिष्ठता की बात आइए। देखिए वो जो है नायब सैनी से संगठन में वरिष्ठ हैं और उसके जो जब किसी जूनियर को दिया जाता है, पद दिया जाता है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। देखिए क्या हरियाणा में कोई ऐसा विधायक नहीं था, कोई भी एक एमएलए नहीं था जो इस पद के लिए योग्य हो सके। तो सभी जो है एमएलए अयोग्य थे, इसलिए सांसद को बनाया गया। तो उनका विरोध उस कारण से था। उनका क्या हमारे जितने विधायक हैं, क्या कोई विधायक इस पद के लिए योग्य नहीं है? क्या उसमें क्षमता नहीं है? क्या एक सांसद को ही एक मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य समझा गया? तो उनकी एक नाराजगी थी। उनका एक नाराजगी स्वाभाविक है। वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, खुलेपन से करते हैं, वो संगठन के लिए करते हैं, संगठन के हित में ही करते हैं। वो मनोहर लाल जी को बदले जाने के लिए बहुत पहले से ही कह रहे थे कि सरकार के खिलाफ वातावरण है। देखिए उनके जो जनता दरबार थे, लोकप्रिय हो रहे थे, जनता में उनकी छवि है। लेकिन इससे फिर महत्वाकांक्षा को तो कोई भी जोड़ सकता है, किसी भी रूप में दिया जा सकता है। लेकिन अनिल विज की अपनी लोकप्रियता है और उनका यह कहना था कि किसी कनिष्ठ को बनाने के बजाय क्या हमारे विधायकों में से कोई इस पद के लिए योग्य नहीं है? सवाल इतना ही है। वीरेन जी, मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल, उनको शीर्ष नेतृत्व दे सकता है? क्या वजह रही है जो मनोहर लाल को रिप्लेस किया गया? देखिए उनके खिलाफ विरोधी वातावरण था, उनकी वैसे जन नेता की छवि नहीं बनी। वो संगठन के कार्यकर्ता है, संगठन के नेता है, रीति नीति और नीति बनाने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक जन नेता के रूप में जो उनकी लोकप्रियता होनी चाहिए थी, जो छवि बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको चाहे करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहे या रोहतक से लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहे, तो उनकी एक अक्षमता साबित होगी। वो होगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको अक्षम मुख्यमंत्री माना है और अयोग्य माना है। तो इसलिए जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी एक छवि पर असर पड़ेगा। लेकिन पार्टी उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहेगी। किस रूप में वो कर सकती है? संगठन में कर सकती है, वो चुनाव लड़ाने की रणनीति में कर सकती है, योजनाएं बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, लेकिन जननेता के रूप में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ रणनीति अब शीर्ष नेतृत्व की हल्के हल्के देखने को मिलेगी? क्योंकि तस्वीर साफ है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी को मिल चुकी है। नायब सिंह सैनी के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। आगामी रणनीति मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर किस तरीके की रहने वाली है, देखने को। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हरियाणा में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लोकसभा के साथ साथ प्रदेश स्तर के चुनाव को, आने वाले जो आगामी विधानसभा चुनाव हरियाणा में हैं, उनको देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के कंधों पर दे दी है। अब सवाल यह है कि नायब सिंह सैनी इस पर कितने खरे उतरेंगे, क्योंकि पार्टी की रणनीति के तहत वो कितनी कारगर साबित होंगे और कितना आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में और फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, उसमें फायदा होगा, ये देखना होगा।